हाँ तो बच्चों, जो अगले साइंटिस्ट थे वो थे लोथर मेयर। लोथर मेयर ने एक वक्र स्थापित किया, किस किस के मध्य? परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य एक वक्र स्थापित किया। और उन्होंने देखा कि जिन तत्वों के गुण समान थे उन्होंने वक्र पर समान स्थिति, समान स्थान क्या किया है? ग्रहण किया है। जैसे अगर बात करते हैं क्षारीय धातु की, आपको मैंने बताया था एस ब्लॉक फर्स्ट ए या फिर पहले वर्ग के तत्व क्या होते हैं? क्षारीय धातु होते हैं। तो क्षारीय धातुओं ने इस वक्र में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो देखो शीर्ष स्थान पे सारे क्षारीय धातु हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। उसी तरीके से जो क्षारीय मृदा धातु थे, क्षारीय मृदा धातु कौन से होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। हमने बात करी थी सेकंड ए एस ब्लॉक, वही सेम। सेकंड ए के जो तत्व होते हैं वो कौन से होते हैं? क्षारीय मृदा धातु होते हैं। तो जो क्षारीय मृदा धातु हैं उन्होंने अवरोही स्थान प्राप्त किया। अवरोही मतलब डिसेंडिंग, देखो डाउन आता हुआ नीचे आ रहा है। तो अवरोही स्थान किसने प्राप्त किया? क्षारीय मृदा धातु ने। उसी तरीके से जो 17 वर्ग के तत्व हैं जिनको हैलोजेंस बोला जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उन्होंने कौन सी स्थिति, कौन सा स्थान प्राप्त किया? आरोही मतलब असेंडिंग, बढ़ता हुआ। देख लो आप, फ्लोरीन यहाँ पे कहां पे है? बढ़ते हुआ। क्लोरीन बढ़ता हुआ, ब्रोमीन बढ़ता हुआ, आयोडीन बढ़ता हुआ। वैसे ही जो आपके उप धातु हैं या संक्रमण तत्व हैं, संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। डी ब्लॉक में 3 तत्व संक्रमण तत्व नहीं कहलाए जाते, जिंक, कैडमियम और मरकरी। वो क्यों नहीं कहलाए जाते? वो हम बोहर क्लासिफिकेशन, बोहर के वर्गीकरण में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप हाल फिलहाल यही ध्यान रखिए कि जो तल पे, इस वक्र के तल पे जो है वो उप धातु आए तथा संक्रमण तत्व आए। तो तल पे कौन कौन आए? उप धातु आए और संक्रमण तत्व आए। उप धातु को मैं आप पीरियोडिक टेबल जब मैंने आवर्त सारणी स्टार्ट करी थी तो आपको बताया था कौन कौन से उप धातु हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। तो वो सारे क्या होते हैं? उप धातु होते हैं, जिनको मैंने किससे? ब्लू कलर के पेन से क्या किया था? मार्क किया था, ठीक है। तो इसमें 3-4 तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है? लोथर मेयर ने किसके मध्य वक्र स्थापित किया? तो परमाणु आयतन और परमाणु भार के मध्य वक्र स्थापित किया। दूसरा, शीर्ष स्थिति पे कौन आते हैं? क्षारीय धातु, ठीक है। कौन से? क्षारीय धातु। अवरोही स्थिति पे कौन आते हैं? क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। आरोही स्थिति पे कौन आते हैं? हैलोजेंस आते हैं। 17 वर्ग के तत्व आरोही स्थिति पे आते हैं। तल पे कौन आते हैं? उप धातु आते हैं तथा संक्रमण तत्व आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस इसके अंदर बन सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं शीर्ष स्थान। शीर्ष स्थान पे कौन आ रहे हैं? क्षारीय धातु आ रहे हैं। कौन से धातु आ रहे हैं? क्षारीय धातु। क्षारीय धातु को हम ये भी बोल सकते हैं अधिक विद्युत धनी तत्व। आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है शीर्ष स्थान पे कौन आ रहे? अधिक विद्युत धनी तत्व। अरे अधिक विद्युत धनी तत्व वो होते हैं भाई जो इजीली क्या कर सके? इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके? दान कर सके। जो इजीली इलेक्ट्रॉन, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग दे, वो अधिक विद्युत धनी तत्व हो जाते हैं। और हमें पता है कि फर्स्ट ए के जो तत्व हैं, अगर हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो सारे क्या है? मेटल्स हैं। और वो क्या करते हैं? बहुत ही आसानी से क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। इसलिए मैं बोल सकता हूं शीर्ष स्थान पे कौन से तत्व आ रहे हैं? अधिक विद्युत धनी तत्व। अधिक विद्युत धनी तत्व कौन से हो गए? क्षारीय धातु। कौन से? क्षारीय धातु। क्षारीय धातु के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं भाई? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। तो ये कौन से आ गए? अधिक विद्युत धनी तत्व ने कौन सी स्थिति ली? शीर्ष स्थान के ऊपर अधिक विद्युत धनी तत्व आ गए। वैसे ही अवरोही स्थान पर बात करें तो अवरोही स्थान पे कौन आ गए? कम विद्युत धनी तत्व। कम विद्युत धनी तत्व, कम विद्युत धनी तत्व। क्षारीय मृदा धातु कौन आ गए? क्षारीय मृदा धातु। कौन कौन से आ गए? बेरिलियम, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप, याद कराया था ना मैंने आपको। तो ये क्या हो गए? कम विद्युत धनी। मैंने कम विद्युत धनी क्यों बोला? अगर मैं फर्स्ट ए वालों से तुलना करूं, किससे? फर्स्ट ए वालों से तुलना करूं सेकंड ए वालों की, तो सेकंड ए वाले फर्स्ट ए वालों की तुलना में कम विद्युत धनी है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन त्याग तो देते हैं, बट जितनी आसानी से फर्स्ट ए वाले इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं ना, उतनी आसानी से नहीं त्यागते हैं। इसलिए मैंने क्या बोल दिया? ये कम विद्युत धनी तत्व है, ठीक है। तो ये कौन सी स्थिति पे आ रहे हैं? अवरोही स्थान पे आ रहे हैं। वैसे ही तल पे कौन आ रहे हैं? उप धातु और संक्रमण तत्व। उप धातु
तथा संक्रमण तत्व, उपधातु और कौन से आ रहे हैं, संक्रमण तत्व आ रहे हैं। और आरोही स्थिति पे अब आपको पता है हैलोजेंस होते हैं, उनकी विद्युत ऋणता क्या होती है, अधिक होती है। विद्युत ऋणता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रवृत्ति। विद्युत धनी तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, विद्युत ऋणता इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, इलेक्ट्रॉन खींचने की, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणता। तो मतलब कि आपको पता होना चाहिए जो हैलोजेंस होते हैं उनकी विद्युत ऋणता आवर्त सारणी में अगर देखी जाए तो ज्यादा होती है। तो मैं बोल सकता हूं अधिक विद्युत ऋणी तत्व, अधिक विद्युत ऋणी तत्व, अधिक विद्युत ऋणी तत्व कहां पे आ रहे हैं, आरोही स्थिति पे आ रहे हैं। अधिक विद्युत ऋणी तत्व आरोही स्थिति पे आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो लोथर मेयर ने जो वक्र बनाया परमाणु आयतन परमाणु भार के मध्य, तो उन्होंने देखा जिन तत्वों के गुण समान थे उन्होंने वक्र पर समान स्थिति समान स्थान क्या किया, प्राप्त किया। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब लोथर मेयर ने जो अपना वक्र बनाया उससे उन्होंने एक कथन बोला, एक चीज प्रतिपादित करी। लोथर मेयर ने बोला, जब उन्होंने अपना वक्र बनाया तो उन्होंने प्रतिपादन किया, उन्होंने बोला तत्वों के भौतिक गुण, तत्वों के भौतिक गुण उनके परमाणु भार के क्या है, आवर्ती फलन है। तत्वों के भौतिक गुण उनके परमाणु भार के क्या है, आवर्ती फलन है। और यही जो अगले साइंटिस्ट पढ़ेंगे हम, कौन से, मेंडलीफ। मेंडलीफ ने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई उन्हीं की आवर्त सारणी का यही प्रतिपादन, यही कथन क्या रहा, आधार रहा। क्या कथन दिया था लोथर मेयर ने, लोथर मेयर ने क्या बोला था, तत्वों के भौतिक गुण, तत्वों के भौतिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन है। क्या है, आवर्ती फलन है। अब आवर्ती फलन, आवर्त फलन होता क्या है, आपके मॉड्यूल में डेफिनेशन लिखी हुई है, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, बाकी आप डेफिनेशन मॉड्यूल से देख लेना। आवर्त फलन क्या होते हैं, अगर हम तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के, अगर हम तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित करें ना, व्यवस्थित करने पर एक नियमित अंतराल बाद, क्या, एक नियमित अंतराल बाद जो गुण धर्म होते हैं तत्वों के, उनका क्या होता है, पुनरावृत्ति होती है। क्या होता है, रिपीटेशन होता है। अगर हम तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पे लगाएंगे तो एक नियमित अंतराल के बाद जो गुण है, गुण धर्म है, उनका क्या होगा, पुनरावृत्ति होगी एक नियमित अंतराल के बाद, और उसी को क्या बोला जाता है, आवर्ती फलन बोला जाता है। मैं एक आपको लिए आवर्ती फलन का एक जनरल सा एग्जांपल दे देता हूं। जैसे अभी आपकी घड़ी में 12 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, या फिर एक मान लीजिए अब 1 बज रहे हैं, 1 PM मतलब दोपहर के 1 बज रहे हैं। अब 24 घंटे एक नियमित अंतराल हो गया ना, 24 घंटे के बाद क्या वापस से 1 बजेंगे, वही 1 PM होगा। तो एक नियमित अंतराल के बाद क्या हुआ, टाइम रिपीट हुआ ना। वैसे ही एक नियमित अंतराल के बाद जब तत्वों के गुण धर्म में क्या मान पाई जाती है, समानता पाई जाती है, तो वो क्या कहलाती है, आवर्ती फलन कहलाती है। तो लोथर मेयर के मैंने आपको बता दिए कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जो लोथर मेयर ने एक्सपेरिमेंट किया था वही मेंडलीफ के आगे आने वाली आवर्त सारणी का क्या बन गया, आधार बन गया। अब बात करते हैं इसकी दोष और सीमाएं की। इसकी दोष और सीमाएं बस इतनी ही थी कि हमें वक्र की, कर्व की फॉर्म में इसको याद रखना बहुत ही क्या था, मुश्किल था। और बहुत ही मुश्किल होने के कारण इसको भी क्या कर दिया गया, डिस्कार्डेड कर दिया गया, अस्वीकृत कर दिया गया, क्योंकि वक्र पर तत्वों की स्थिति याद रखना बहुत ही क्या था, मुश्किल था। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी। हाँ तो बच्चों, अभी हमने लोथर मेयर वक्र खत्म किया। उसके बाद जो अगले साइंटिस्ट है, मैंने आपको जिक्र भी कर दिया था कौन से थे वो अगले साइंटिस्ट, मेंडलीफ थे। मेंडलीफ ने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई वो लोथर मेयर वक्र से, जो उन्होंने लोथर मेयर ने जो प्रतिपादन, जो कथन बोला था उसके आधार पर ही अपनी आवर्त सारणी बनाई। लोथर मेयर ने क्या बोला था, तत्वों के भौतिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। वहीं मेंडलीफ ने बोल दिया तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो उन्होंने भौतिक के साथ साथ मेंडलीफ ने रासायनिक गुणों की भी बात कर ली। तो मेंडलीफ ने जो अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई, आवर्त सारणी बनाई, तो उन्होंने बोल दिया तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ में आपको
आपको बता दूं, मेंडलीफ एक पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत ही व्यवस्थित आवर्त सारणी बनाई थी, जिन्होंने बहुत ही व्यवस्थित क्या बनाई थी, आवर्त सारणी बनाई थी, जिसके अंदर उन्होंने क्या क्या किया था वो हम पढ़ते हैं। तो अगली जो हमारी हेडिंग है वो है मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अभिलाषणिक गुण। तो पहला अभिलाषणिक गुण ये था कि जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी वो किसके ऊपर आधारित थी, परमाणु भार के ऊपर आधारित थी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी किसके ऊपर आधारित थी, परमाणु भार के ऊपर आधारित थी। वैसे ही जब मेंडलीफ आवर्त सारणी बना रहे थे उस टाइम 63 तत्वों की, कितने, 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। उस टाइम अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई हुई थी। जब मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी बनाई उस टाइम अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई हुई थी, 63 तत्वों की खोज हुई हुई थी। जब मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी बनाई ना तो उन्होंने बहुत ही अच्छा व्यवस्थित रूप में उसको प्रदर्शित किया। उन्होंने 36 पंक्तियां बनाई। क्या बनाई, 36 पंक्तियां, जिसको किस नाम से जाना जाता है, आवर्त। किस नाम से जाना जाता है, आवर्त। तो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है उसके अंदर जो 36 पंक्तियां थी वो कितनी थी, 7। मतलब कितने आवर्त थे, 7 आवर्त थे। तो मेंडलीफ ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, मैंने आपको बताया भी था, बहुत ही अच्छी तरीके से आवर्त सारणी को प्रदर्शित किया। और जो इसमें 36 पंक्तियां थी, 37 पंक्तियां थी, कितनी, 36 पंक्तियां क्या कहलाई, आवर्त कहलाई। क्या कहलाई, आवर्त, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीरियड। तो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है उसमें कितने आवर्त थे, कितने पीरियड थे, 7 पीरियड थे। वैसे ही 37 पंक्तियों के साथ साथ क्या बनाए, ऊर्ध्वाधर स्तंभ। हमारे याद आ रहा है, मैंने पीरियोडिक टेबल बना के बताई थी भाई आवर्त सारणी, वहां पे 36 पंक्तियां थी, 1 2 3 4 5 6 7, वो क्या थे, आवर्त थे, क्या थे, पीरियड थे। ऊर्ध्वाधर स्तंभ 1 से लेकर 18 तक क्या थे, वर्ग थे। बट मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में 18 वर्ग नहीं थे भाई, कितने वर्ग थे, 8 ही वर्ग थे। कितने वर्ग थे, 8 वर्ग थे, जिसको पहले क्या बोला गया, ऊर्ध्वाधर स्तंभ। ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या बोला गया, वर्ग बोला गया। वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या थे, ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे, ऊर्ध्वाधर स्तंभ, जिनको क्या बोला गया, वर्ग बोला गया। क्या बोला गया भाई, वर्ग बोला गया। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्रुप। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कितने वर्ग थे, 8 वर्ग थे। कितने वर्ग थे, 8 वर्ग थे। आगे देखते हैं और क्या क्या था। मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी में 8 वर्ग थे ना, 8 वर्ग में से मेंडलीफ ने जो 1 से 7 वर्ग है ना, 1 से लेके 7 तक को वर्ग हैं, उनको उपवर्गों में बांटा गया था। एक तो बोला गया ए और एक उपवर्ग बोला गया बी। जो ए उपवर्ग था उसके अंदर सामान्य, कौन से, सामान्य तत्व थे, जबकि जो बी उपवर्ग है वहां पे संक्रमण तत्व थे। कौन से तत्व थे, संक्रमण तत्व थे। तो जो ए उपवर्ग था उसमें सामान्य तत्व थे और जो बी उपवर्ग था उसके अंदर कौन से तत्व थे, आपके संक्रमण तत्व थे। ठीक है, संक्रमण तत्व और जो सामान्य तत्व क्या होते हैं वो हम बोहर क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ेंगे, बोहर के वर्गीकरण के अंदर पढ़ेंगे। अभी आपको हाल फिलहाल के लिए यही याद रखना है कि क्या 1 से 7 तक को किसमें बांटा गया, उपवर्गों में। एक ए उपवर्ग था, एक बी उपवर्ग था। 1A पढ़ा था ना, 1B, 2A और 2B, वो यहीं से आया था, है ना। तो 7 क्या थे, उपवर्ग। और याद करो 7A है, 7B है, जबकि मैंने बोला था 8 के आगे A और B नहीं लगाएंगे। ठीक है, हाँ। तो बच्चों जो 8वां वर्ग था, है ना, 1 से 7 तक को A B में बांट दिया, A B उपवर्गों में बांट दिया। जो 8वां वर्ग था उसके अंदर 9 तत्वों को लिया गया और 9 तत्वों को 3 पंक्तियों के अंदर लगाया गया। उस 8वां वर्ग वो कौन सा था, फिर रुलाया उसने, कौन, राह पर इधर आया। याद कराई थी ना पीरियोडिक टेबल, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। ठीक है, तो जो 8वें वर्ग के अंदर उसने क्या करा, 9 तत्वों को 3 पंक्तियों के अंदर लगाया और इनको क्या बोला गया, संक्रमण धातु वर्ग। क्या बोला गया, संक्रमण धातु वर्ग। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसकी क्या क्या विशेषताएं थी।
हाँ तो बच्चों अब देखते हैं जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो पहला विशेषता क्या थी, तत्वों का अध्ययन। अब मैंने आपको बताया था कि मेंडलीव पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने तत्वों को बहुत ही व्यवस्थित रूप से उनके गुण धर्मों के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर प्रदर्शित किया था, जिससे जो वहां उस टाइम समय जो लोग रिसर्च कर रहे थे या जो लोग पढ़ रहे थे उनका तत्वों के लिए जो तत्वों की प्रॉपर्टीज है, उनके गुण धर्म है या तत्वों के बारे में जो पढ़ने का जो भी काम रहता था वो क्या हो गया, आसान हो गया, क्योंकि उन्होंने आवर्त सारणी को बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्थित रूप से क्या किया था, प्रदर्शित किया था। तो पहली विशेषता क्या थी, जो तत्वों का अध्ययन था ना वो क्या हो गया था, बहुत ही आसान हो गया था, क्योंकि उन्होंने व्यवस्थित रूप से तत्वों को क्या किया था, प्रदर्शित किया था। किस फॉर्म में प्रदर्शित किया था, बता दिया, आवर्त और वर्ग के रूप में प्रदर्शित किया था। तो तत्वों का जो अध्ययन है बहुत ही क्या हो गया था, आसान हो गया था। साथ ही साथ जो अगली विशेषता थी, नए तत्वों की भविष्यवाणी। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन भी जाता है कि नए तत्वों की भविष्यवाणी ये कैसे होता है ना। तो क्या हुआ था, जब मेंडलीव अपनी पीरियोडिक टेबल बना रहे थे तो उस समय कुछ तत्वों की खोज नहीं हुई थी, बट उन्होंने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई ना, तो जो उसमें जो आने वाले, जो भविष्य में आने वाले तत्व हैं उनके लिए रिक्त स्थान छोड़ दिया और बता दिया कि इतना परमाणु भार का नया तत्व आएगा। जिससे क्या होगा, अगर हमें पता है कि भाई ऐसा पहले से भविष्यवाणी हुई हुई है तो लोग उसके लिए क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, उसको ढूंढेंगे और बाद में वो तत्व हमें मिल भी गए। और उन्होंने उनका नॉमेनक्लेचर, उनका नाम कैसे दिया वो बताते हैं। देखिए क्या हुआ, गैलियम है ये मेंडलीव की आवर्त सारणी के बाद में मिला, वैसे ही जर्मेनियम ये भी मेंडलीव की आवर्त सारणी के बाद में मिला, स्कैनेडियम ये भी मेंडलीव की आवर्त सारणी के बाद में मिला, और टेक्नीशियम या टेक्नेटियम, इंग्लिश में टेक्नेटियम बोलते हैं, वैसे टेक्नीशियम लिखा हुआ है तो इंग्लिश में टेक्नेटियम बोलते हैं ना। तो जो टेक्नीशियम है वो क्या मिला, वो भी मेंडलीव की आवर्त सारणी के बाद मिला। बट क्या हुआ था, उस टाइम मेंडलीव ये इनके तत्वों की खोज तो नहीं हुई थी, बट मेंडलीव ने इनका नामकरण कर दिया था और बोल दिया था इतने परमाणु भार वाले, क्योंकि मेंडलीव की आवर्त सारणी का जो आधार है वो क्या है, परमाणु भार वाले है। तो इतने परमाणु भार वालों के लिए उन्होंने क्या छोड़ दिया, रिक्त स्थान छोड़ दिया। जैसे उन्होंने उस टाइम बोला गया कि भाई उन्होंने क्या करा, अब आपको पता है, मैं आपको याद दिला देता हूं। जैसे गैलियम, तो याद करो अपन ने पढ़ा था बैंगन, आलू, गाजर, याद आ रहा है, गैलियम आ रहा था ना यहाँ पे, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, कौन सा, 13 थर्ड ए वर्ग, कौन सा 13 या थर्ड ए वर्ग। तो वहां पे बैंगन, आलू, गाजर। अब जब मेंडलीव की आवर्त सारणी थी तो गैलियम क्या हुआ था, गैलियम तत्व की खोज नहीं हुई हुई थी। जब गैलियम की खोज नहीं हुई हुई थी तो उसको नाम क्या दे दिया, वहां पे उन्होंने एक का एल्यूमिनियम, क्या नाम दे दिया, एक का एल्यूमिनियम, क्योंकि गैलियम से जस्ट ऊपर क्या आ रहा है, एल्यूमिनियम आ रहा है। क्या आ रहा है, एल्यूमिनियम। तो ये याद करने का एक तरीका है, आप याद कर सकते हो। जो अगले आने वाले तत्व का नाम उन्होंने दे दिया एक का एल्यूमिनियम, जो बाद में क्या किस नाम से जाना गया, गैलियम। जब तत्व की खोज हो गई तो उसका नाम क्या था, गैलियम था। वैसे ही बात करते हैं एक का सिलिकॉन की। मैं सारे एग्जांपल नहीं लूंगा, आप देख लेना। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, कहे शिव जी सुने पार्वती जी, याद है ना 14, कौन सा 14 4A है ना, कहे शिव जी सुने पार्वती जी, याद करा था हमने, कौन सा, ये 13 ग्रुप था, ये 14 ग्रुप था, ठीक है। तो सिलिकॉन के नीचे उन्होंने क्या करा, स्पेस छोड़ दिया, यहाँ पे क्या छोड़ दिया, स्पेस, और बोल दिया कि यहाँ पे जो तत्व आएगा उसका परमाणु भार कितना आएगा, 72, कितना आएगा, 72 उसका परमाणु भार आएगा, और नाम दे दिया एक का सिलिकॉन। बाद में वो जो तत्व खोजा गया तो वो क्या निकला, जर्मेनियम निकला, और जर्मेनियम का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 72 होता है। तो इन्होंने क्या करा, बोल दिया कि भविष्य में ये क्या आएंगे, तत्व खोजे जाएंगे, और उन्होंने उनका नाम दे दिया। नाम कैसे दे दिया भाई, ये बाद में क्या मिला, गैलियम मिला, तो गैलियम से पहले नाम क्या आ रहा था, एल्यूमिनियम, तो इसका क्या नाम दे दिया, एक का एल्यूमिनियम। वैसे ही जर्मेनियम बाद में मिला, बट इससे पहले क्या आ रहा था, जर्मेनियम से पहले सिलिकॉन, तो नाम क्या दे दिया, एक का सिलिकॉन। वैसे ही याद करो, मन टकरे,
डी ब्लॉक में याद किया था ना, मन टकरे, याद आ रहा है, मन टकरे। मैग्नीज, मैग्नीज तो मैंडलीव के आवर्त सारणी के समय खोजा जा चुका था, बट टेक्नेटियम या टेक्नेशियम ये खोजा नहीं गया था। तो जब खोजा नहीं गया तो क्या नाम दिया, एका मैग्नीज, जो बाद में किस नाम से जाना गया, टेक्नेटियम या टेक्नेशियम। मैंने आपको बता दिया इंग्लिश में टेक्नेटियम बोलते हैं, वैसे इसको टेक्नेशियम भी बोल सकते हैं हिंदी के अंदर, ठीक है। आपको नाम में ज्यादा नहीं फोकस करना, इसका सिंबल याद रखो, क्या, टीसी। तो देखो उसके आधार पे अपन को पता लग रहा है। तो जो भविष्य में आने वाले क्या थे तत्व, उनके बारे में मैंडलीव पहले ही क्या कर चुके थे, भविष्यवाणी कर चुके थे। वैसे ही जो स्कैनेडियम है उसका नाम क्या दिया गया, मैंडलीव ने क्या नाम दिया था, एका बोरोन, जो बाद में किस नाम से जाना गया, स्कैनेडियम नाम से जाना गया, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, बस इसमें ये ध्यान रखना, जो बोरोन था वो थर्ड ए का था। अपनी आवर्त सारणी निकाल के देखो, बोरोन किस में था, थर्ड ए, 13 में था, जबकि स्कैनेडियम किस में आता है, थर्ड बी के अंदर। सबसे पहला एलिमेंट थर्ड बी के अंदर क्या आ रहा था, ऐसी स्कूटी वैन कार में भेजो, तो वो बाद में डिस्कवर हुआ। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहां थर्ड ए और जो थर्ड बी का डिफरेंस ध्यान रखना है। बाकी सेम ग्रुप के, सेम ही वर्ग के तत्व हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। एक का बोरोन बाद में किस नाम से जाना गया, स्कैनेडियम नाम से जाना गया, ठीक है। तो मैंडलीव ने जो पहली विशेषता क्या थी, तत्वों का अध्ययन क्या हो गया था, आसान हो गया था, क्योंकि व्यवस्थित रूप से तत्वों को क्या कर दिया गया था, प्रदर्शित कर दिया गया था आवर्त और वर्ग के रूप में। दूसरा क्या था कि उन्होंने भविष्य में जो आने वाले तत्व हैं उनके लिए भविष्यवाणी कर दी थी। अपनी आवर्त सारणी में क्या छोड़ दिया था, रिक्त स्थान छोड़ दिए थे, उनके परमाणु भार बता दिए थे। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि उन्होंने 72 परमाणु भार, सिलिकन के बाद उन्होंने एक स्पेस छोड़ दिया और नाम दे दिया एक का सिलिकन, जो बाद में जर्मेनियम नाम से जाना गया। और जर्मेनियम का परमाणु भार कितना होता है, 72 होता है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है कि भाई एक का एल्यूमिनियम बाद में किस नाम से जाना गया, गैलियम। अरे भाई याद करने का तरीका सिंपल है, एल्यूमिनियम के नीचे कौन आ रहा है, गैलियम आ रहा है भाई। सिलिकॉन के नीचे कौन आ रहा है, जर्मेनियम आ रहा है। एक का सिलिकॉन मतलब जर्मेनियम हो गया। मैग्नीज के नीचे कौन आ रहा है, टीसी। मैग्नीज के नीचे कौन आ रहा है, टीसी। तो एक का मैग्नीज कौन हो गया, टीसी, टेक्नेटियम या टेक्नेशियम, है ना। वैसे ही इसमें याद रखना है थर्ड ए थर्ड बी का, एक का बोरोन कौन बाद में बना, स्कैनेडियम बना, ठीक है। अब तीसरी विशेषता क्या थी, संदेहास्पद परमाणु भारों में सुधार। संदेहास्पद को मैंने यहाँ पे डाउटफुल लिख दिया, मतलब जिनका परमाणु भार क्या था, डाउटफुल था। तो पहले जो परमाणु भार निकालने का तरीका यूज करते थे वो ये था, संयोजकता इंटू तुल्यांकी भार। बस आपको इतना सा फॉर्मूला याद रखना है, क्या, संयोजकता इनटू तुल्यांकी भार। प्रारंभ में जो बेरिलियम है ना, बात करते हैं बेरिलियम की, तो जो बेरिलियम है इसका जो तुल्यांकी भार था प्रारंभ में 4.5, कितना, 4.5 बोला गया। और इसको मैंडलीव से पहले क्या बोलते थे कि ये त्रिसंयोजी है। कितने संयोजी है, त्रिसंयोजी है। तो इसकी संयोजकता कितनी थी, 3। तो इसका जब परमाणु भार निकाला, मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 3 × 4.5 किया गया। तो 3 × 4.5 करेंगे तो कितना आएगा, 13.5। तो मैंडलीव ने जब अपनी आवर्त सारणी बनाई तो 13.5 परमाणु भार के लिए कोई जगह ही नहीं थी, तो मैंडलीव ने बोला कुछ तो गड़बड़ है भाई, बेरिलियम के लिए यहाँ पे तो मेरी आवर्त सारणी में जगह ही नहीं आ रही। बाद में पाया गया बेरिलियम त्रिसंयोजी नहीं होता, द्विसंयोजी होता है, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे कॉन्फ़िगरेशन तो सीख कर आए हो तुम, है ना। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2। बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बाद में इसको बताया मैंडलीव ने, ये कितना संयोजी है, द्विसंयोजी है। तो इसका जो परमाणु भार क्या हो जाएगा, 2 इंटू कितना हो गया, 4.5, 9। और 9 के लिए आवर्त सारणी में जगह थी, कहां जगह थी, लिथियम और किसके बीच में, बोरोन के बीच में। तो यहां पे अभी भी क्या रखा जाता है, बेरिलियम रखा जाता है भाई। लिथियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम आता है, और उसके बाद क्या आता है, बोरोन आता है। तो कुछ जो इनके क्या थे, जो परमाणु भार थे वो क्या थे, डाउटफुल थे। उनके परमाणु भारों के अंदर भी क्या करा, मैंडलीव ने क्या करा, करेक्शन करवाया, उनको क्या कराया, सही कराया। इसके कुछ एग्जांपल्स और हैं, वो मैं आपको अभी लिख देता हूं। हाँ, तो बच्चों जो बाकी के जो बचे भी एलिमेंट थे मैंने बताया आपको, जैसे बेरिलियम का जो परमाणु भार था वो मैंडलीव ने सही कराया। वैसे और भी एग्जाम्पल हैं, वो एग्जाम्पल आप याद कर लेना कौन कौन से हैं। गोल्ड AU, ठीक है, PT प्लेटिनम, वैसे ही इंडियम, क्या, इंडियम, ठीक है,
और साथ ही साथ यूरेनियम और बेरिलियम। बेरिलियम का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये भी एग्जांपल याद रखना, इनके भी परमाणु भार को किसने सही कराया? मेंडलीव ने सही कराया। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की 3 विशेषताएं क्या? तत्वों का अध्ययन आसान हो गया, भविष्य में आने वाले तत्वों की क्या कर दी? भविष्यवाणी कर दी कि भविष्य में ये तत्व आ सकते हैं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के समय कौन कौन से तत्व नहीं थे? आपके क्वेश्चन भी गिवन है, तो उस टाइम कौन कौन से तत्व नहीं थे उसमें एग्जांपल यही दे रखे हैं, गैलियम, जर्मेनियम, टेक्नेटियम और कौन सा दिया हुआ है? स्कैनेडियम। उस टाइम ये डिस्कवर नहीं हुए थे, बट इनकी भविष्यवाणी कौन करके चले गए थे? मेंडलीव चले गए थे। बाकी जिनका डाउटफुल मैं क्या कहते हैं संदेशपात क्या था? परमाणु भार था, उसके में भी क्या करा दिया? करेक्शन करवा दिया। ठीक है, बेरिलियम का एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। वैसे कुछ और एग्जांपल है, गोल्ड, पीटी, प्लेटिनम, इंडियम, यूरेनियम और बेरिलियम। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उनकी दोष व सीमाएं। हाँ तो बच्चों अब हम देखेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां या उसके दोष। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन का स्थान। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान कोई निश्चित नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो क्षारीय धातु के साथ फर्स्ट ए वर्ग के जो तत्व हैं उनके साथ भी समानताएं दिखाता है, वैसे कुछ समानताएं ये हैलोजेंस के साथ भी दिखाता है जो 7A के तत्व हैं, तब दोनों के साथ समानताएं दिखाता है। इसलिए मेंडलीव हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये इसकी पहली क्या थी? कमी थी। दूसरी कमी क्या थी? समस्थानिकों का स्थान। समस्थानिक क्या होते हैं? जिनका परमाणु क्रमांक तो क्या होता है? समान होता है, लेकिन परमाणु भार क्या होता है? अलग अलग होता है। अब हाइड्रोजन का कौन कौन से समस्थानिक आप पढ़ चुके हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम का परमाणु भार 1, ड्यूटेरियम का 2, ट्राइटियम का 3। अब बात सुनो, जब मेंडलीव की आवर्त सारणी किसके ऊपर आधारित है? परमाणु भार के ऊपर आधारित है। परमाणु भार के ऊपर आधारित है तो भाई समस्थानिकों को भी आवर्त सारणी के अंदर जगह मिलनी चाहिए थी, पर उनको जगह नहीं मिली। उन्होंने समस्थानिकों को कोई जगह नहीं दी। जब परमाणु भार के आधार पर बना रहे हो तो समस्थानिकों को भी जगह देनी चाहिए थी ना, पर उन्होंने समस्थानिकों को जगह नहीं दी थी। तो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी का क्या हो गया? दूसरा फेलियर हो गया। तीसरा फेलियर क्या है? तत्वों के असंगत युग्म। तत्वों के असंगत युग्म कैसे समझेंगे? बात सुनो, मेंडलीव की आवर्त सारणी किसके ऊपर आधारित थी? परमाणु भार के ऊपर आधारित थी। मतलब बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में उन्होंने तत्वों को क्या बना लगाया होगा। ठीक है, तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पे उन्होंने व्यवस्थित किया। अब बात बताओ, आर्गन और पोटेशियम की बात करते हैं। अगर आप आज की आवर्त सारणी में देखेंगे तो आर्गन के बाद पोटेशियम आता है। अगर मैं इनके बात करता हूं परमाणु भार, क्योंकि मेंडलीव की आवर्त सारणी का आधार क्या था? परमाणु भार था। तो भाई अगर आप आर्गन का परमाणु भार देखेंगे 39.9 और पोटेशियम का कितना आ रहा है? 39.1। मतलब आर्गन का तो परमाणु भार क्या है? ज्यादा है और पोटेशियम का क्या है? कम है। तो भाई ऑर्गन तो क्या आनी चाहिए थी? आगे आनी चाहिए थी ना पोटेशियम की, बट नहीं आती। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया ये क्या है? तत्वों का असंगत युग्म है। ये एक फेलियर है, क्योंकि मेंडलीव की आवर्त सारणी किसके ऊपर आधारित थी? परमाणु भार के ऊपर आधारित थी। परमाणु भार के ऊपर आधारित थी। तो भाई देख लो एक और एग्जांपल, कोबाल्ट, निकल। आधुनिक आवर्त सारणी में आपको पता है कोबाल्ट के बाद क्या आता है? निकल आता है। बट अगर आप परमाणु भार की बात करेंगे तो कोबाल्ट का परमाणु भार निकल के परमाणु भार से क्या है? ज्यादा है। तो इसको तो आगे आना चाहिए था ना। तो इसका ये जो तीसरा फेलियर है वो क्या बना दिया इन्होंने? तत्वों के असंगत युग्म बनाए थे, जो कि एक इसका फेलियर होने का रीजन रह गया। ठीक है, तीसरी अगर बात करते हैं, समान तत्वों को भिन्न वर्गों में रखा गया। आपको पता है जनरली आज आपके घर में बात करते हैं, ज्वेलरी वगैरह हम बनाते हैं तो किसकी बनाते हैं? गोल्ड की बनाते हैं, सिल्वर की बनाते हैं, प्लेटिनम की बनाते हैं। रीजन क्या होता है? क्योंकि ज्वेलरी उन्हीं मेटल्स की बनाई जाती है जिनकी क्रियाशीलता कम होती है। अगर मैं गोल्ड को बाहर लेके घूमूंगा तो उसके ऊपर जंग नहीं लगेगा, या फिर वो एयर में प्रेजेंट किसी भी तत्व से, किसी भी गैस से वो क्या रिएक्शन जल्दी से नहीं करेगा। बहुत ही कम चांसेस होंगे रिएक्शन करने की। इसलिए जिनकी क्रियाशीलता कम होती है उन्हीं को हम क्या करते हैं? ज्वेलरी बनाने के अंदर यूज करते हैं। तो अब आपको पता है गोल्ड की भी ज्वेलरी बनती है, प्लेटिनम की भी ज्वेलरी बनती है। तो इनके गुणों में क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है। तो उन्होंने समान, अभी तो हम क्या बोल रहे थे कि मेंडलीव ने बोला कि भाई जो मैंने वर्गों में तत्व रखे हैं उनके गुण क्या है? समान है। वही प्लेटिनम और एयू, अगर बात करें प्लेटिनम और एयू जिनके गुण समान हैं, पर इनको क्या करा गया? अलग अलग ग्रुप में रखा गया। एक को कौन से 8वें वर्ग में रखा गया, दूसरे को 1B वर्ग में रखा गया। तो ये भी एक मेंडलीव का क्या हो गया? फेलियर हो गया। तीसरा जो पांचवा जो फेलियर था,
असमान तत्वों को एक साथ रख दिया, असमान तत्वों को एक वर्ग में रखा गया, असमान तत्वों को एक वर्ग में रखा गया, असमान तत्वों को एक वर्ग में रखा गया। समझते हैं, मैंने बताया था 1 to 7 मैनलीफ ने क्या करा था, 1 से लेकर 7 तत्वों को ए और बी उपवर्गों में बांटा था। तो इसका 1A उपवर्ग और 1B उपवर्ग, 1A उपवर्ग के अंदर जो तत्व आ रहे हैं वो तो क्या है, अत्यधिक क्रियाशील है। मैंने बताया था फर्स्ट ए वर्ग के जो तत्व होते हैं अत्यधिक क्या होते हैं, विद्युत धनी होते हैं, वो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, तो वो बहुत ज्यादा अधिक क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। जबकि अगर बात करें 1B के तत्व बहुत कम क्रियाशील होते हैं। अब भाई दोनों में समानता तो है नहीं और दोनों को किस में रख दिया, एक वर्ग के अंदर रख दिया, 1A और 1B के अंदर। तो जब असमान गुण वाले तत्वों को इन्होंने एक ही वर्ग में रख दिया और ऊपर मैंने क्या बात करी, समान गुण वाले तत्वों को क्या कर दिया, अलग अलग वर्ग में रख दिया। तो ये भी एक मेंडलीव की आवर्त सारणी का क्या था, फेलियर था। मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज करी है, सेतु तत्व। मेंडलीव ने जो अपनी आवर्त सारणी दी थी ना, तो मेंडलीव ने बोला था तीसरे आवर्त के जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, सेतु तत्व होते हैं। लेकिन ये भी बात गलत थी, तीसरे आवर्त के नहीं, दूसरे आवर्त के तत्व सेतु तत्व होते हैं, तीसरे आवर्त के तत्व प्रारूपी तत्व होते हैं। इसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सेतु तत्व इसलिए बोल दिया क्योंकि सोडियम इनके साथ भी कुछ समानताएं दिखाता है और इनके साथ भी कुछ समानताएं दिखाता है। अरे सेतु मतलब ब्रिज भाई, दो जगहों के बीच में ब्रिज बना हुआ है, मतलब दोनों को कनेक्ट कर रहा है। कनेक्ट कैसे कर रहा है, कुछ समानता इनके साथ दिखाता है, कुछ समानता इनके साथ दिखाता है। तो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी के क्या थे, कुछ दोष और कमियां थी। वैसे ही एक दोष और था, ठीक है, वो आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। एक दोष ये था, मैंने आपको बताया था लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स। क्या, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जब बताया था, जब मैं आपको आवर्त सारणी बताई थी, तब मैंने आपको बताया था लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कौन से में आते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं और उनका वर्ग फिक्स है, कौन सा, थर्ड बी। कौन सा, थर्ड बी या थर्ड वर्ग। लेकिन मेंडलीफ उस टाइम उनका वर्ग निश्चित नहीं कर पाया था, वो नहीं बता पाए थे कि वो थर्ड ए में आएंगे या थर्ड बी में आएंगे। तो ये भी एक फेलियर हो गया था, वो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की स्थिति के बारे में, उनके वर्ग के बारे में नहीं बता पाए थे। और जो लास्ट जो मेंडलीव की आवर्त सारणी की दोष और कमियां थी, वो था आवर्तिता का कारण, कि एक ही वर्ग में भौतिक व रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति क्यों होती है, इसके बारे में भी मेंडलीव नहीं बता पाए थे। हाँ तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आधुनिक आवर्त सारणी, जिसको बोला जाता है मेंडलीव की परिवर्तित आवर्त सारणी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर, जो सबसे पहले मैंने लिख रखा है बोर्ड पे, जो साइंटिस्ट आए वो कौन से आए, मोजेले आए। मोजेले ने एक एक्सपेरिमेंट किया। मोजेले ने एक एक्सपेरिमेंट क्या किया, अलग अलग धातुओं की सतह के ऊपर उच्च वेग के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी क्या कराई, बौछार कराई। जब वो बौछार कराई तो उनको क्या मिली, एक्स रेज मिली। क्या मिली, एक्स रेज मिली। और उन्होंने जो एक्स रेज मिली, एक्स किरणें मिली, उनकी आवृत्ति, उनकी जो फ्रीक्वेंसी थी उसको क्या कर लिया, मेजर कर लिया, उसको माप लिया। और उसके बाद उन्होंने एक वक्र बनाया जो एक्स रेज की आवृत्ति थी उसके मध्य और जो धातु लिए थे उनके परमाणु क्रमांक के मध्य एक कर्व बनाया, एक वक्र बनाया। तो उन्होंने देखा जो वक्र मिला वो एक स्ट्रेट लाइन मिली, एक सीधी रेखा मिली, एक स्ट्रेट लाइन मिली। तो उन्होंने बोल दिया, उन्होंने क्या बोल दिया कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के, आपको पता है परमाणु क्रमांक को किससे, जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो उन्होंने बोल दिया तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है। अभी तक हम बेटा बात कर रहे थे परमाणु भार की, बट मोजेले पहले ऐसे साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला परमाणु भार नहीं, ये किसके आवर्ती फलन है, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है। और यही सबसे बड़ा जो कहते हैं इस फील्ड के अंदर जो हम आवर्त सारणी बना रहे थे, यही सबसे सच बात, सही बात साबित हुई। फिर हम देखते हैं, तो मैंने क्या लिखा हुआ है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किसके ऊपर आधारित है, परमाणु क्रमांक के ऊपर आधारित है। तो कभी क्वेश्चन बन सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसके ऊपर आधारित है, तो आंसर क्या जाएगा, परमाणु क्रमांक के ऊपर आधारित है। अब बात करते हैं हम कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके अंदर मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, जो रूट न्यू, जो क्या है
आवर्ती है। क्या है? आवर्ती है, और जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इंग्लिश में। और ये जो जेड है वो क्या है? परमाणु क्रमांक है। तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि अभी तक हम बात क्या करते आ रहे थे कि हमने सबसे ये मेंडलीव तक हमने देखा था कि जो हम तत्वों को परमाणु भार के आधार पे क्या कर रहे थे? व्यवस्थित कर रहे थे। बट इन्होंने देखा जब तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पे व्यवस्थित किया गया ना, मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, जब तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पे व्यवस्थित किया गया तो उन्होंने देखा एक नियमित अंतराल के बाद उन तत्वों की पुनरावृत्ति हो रही थी जिनके गुण क्या थे? समान थे। जैसे लिथियम के नीचे कौन आ रहा था? सोडियम आ रहा था, तो इनके गुण क्या थे? समान थे। सोडियम के नीचे कौन आ रहा था? पोटेशियम आ रहा था। वैसे बेरिलियम के नीचे कौन आ रहा था? मैग्नीशियम आ रहा था। मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूं कि हमने जब तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पे जचाया तो क्या हुआ कि एक नियमित अंतराल के बाद जिन तत्वों के गुण समान थे उनकी क्या हुई? पुनरावृत्ति हुई। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसका नियम क्या बन गया? तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किसके ऊपर आधारित है? परमाणु क्रमांक के ऊपर आधारित है। याद करो, हमने मेंडलीव के अंदर बात करी थी, बोला था कि मेंडलीव के जो दोष और सीमाएं थी, मैंने आपको बताया था कि समस्थानिकों को जगह नहीं दी थी। क्यों? क्योंकि वो परमाणु भार के ऊपर आधारित थी। अब यहाँ पे तो समस्थानिकों की जगह वाली प्रॉब्लम आई क्या? नहीं आई, क्योंकि समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक तो क्या होता है? समान होता है। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किसके ऊपर आधारित आई? परमाणु क्रमांक के ऊपर आधारित आई। अब आधुनिक आवर्त सारणी के हम पढ़ते हैं अभिलक्षण। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके जो अभिलक्षण है वही, उस टाइम क्या हुआ था? ये तो मोजेले तो अपना एक्सपेरिमेंट कर ही रहे थे, एक साइंटिस्ट और थे रैमसे। कौन से थे? रैमसे। इन्होंने किसकी खोज कर ली थी? अक्रिय गैसों की। इन्होंने अक्रिय गैसों की खोज कर ली थी। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसके अंदर कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे? 9 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे। 8 तो अपन ने मेंडलीव तक ही पढ़ लिए थे, प्लस यहाँ पे कौन सा? अक्रिय गैसों का ग्रुप भी जुड़ गया था। तो कितने? 1 to 8 तो अपन ने पहले ही पढ़ लिए थे, ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे, प्लस यहाँ पे किसका आ गया? जीरो ग्रुप आ गया। कौन सा ग्रुप आ गया? कौन सा वर्ग आ गया? जीरो वर्ग आ गया। कौन सा वर्ग आ गया? जीरो वर्ग आ गया। तो 1 से 8 तो हम पढ़ चुके हैं, और जीरो वर्ग आ गया। जीरो वर्ग किसका था? अक्रिय गैसों का था। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी आई उसमें कितने? 9 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हो गए। अब आपको पता है 1 से लेके 7 तो कितनों में बटे हुए थे? ए और बी में बटे हुए थे। 1 से लेके 7 तो कितने में बटे हुए थे? ए और बी में। 1 से 7 अगर मैं ए बी उपवर्ग की बात करूं, ठीक है, तो कितने हो जाते हैं? 14 हो जाते हैं। प्लस 8वें के अंदर कितनी पंक्तियां थी? 3 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे, तो कितने हो गए? 14 प्लस 3 कितने हो गए? 17 प्लस एक अक्रिय गैस कितना हो गया? 18। तो आप आधुनिक आवर्त सारणी जो अब पढ़ने वाले आगे पढ़ेंगे, जो दीर्घ रूप है आवर्त सारणी का, जो IUPAC के अकॉर्डिंग है, उसमें कितने वर्ग हैं? 18 वर्ग हैं। ए भी तो रहेंगे, पर मेंडलीव की क्या गलती थी? उसने ए और बी को साथ रख दिया था। 1A और 1B को क्या कर दिया था? साथ रख दिया था। बट आप आधुनिक आवर्त सारणी में, या अगर आप देखेंगे जो दीर्घ रूप है आवर्त सारणी का, ए को अलग रखा गया है और बी को अलग रखा गया है। 1A 1B है, बट उनको रखा अलग अलग गया है। मेंडलीव की क्या गलती रह गई थी? उसने ए और बी को साथ में रख दिया था, इसलिए वो दोष और सीमाएं में आ गई थी उसकी। ठीक है, तो इसकी क्या हो गया? यहाँ पे 1 से 8 तक हो गया, प्लस जीरो वर्ग आ गया जो अक्रिय गैसों का था। तो अब यहाँ पे कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ आ गए? मैंने बताया था ना, ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या बोला गया? वर्ग बोला गया। तो यहाँ पे 9 क्या आ गए? ऊर्ध्वाधर स्तंभ आ गए। और पंक्तियां कितनी? 7 की 7 रही। तो पंक्तियां कितनी हो गई? 7 की 7। जो पंक्तियां क्या कहलाई? 7 पंक्तियां क्या कहलाई की थी? आपकी आवर्त कहलाई थी। तो आवर्त कितने हैं? 7। और जो आपके वर्ग है वो कितने हो गए? 9 हो गए। ठीक है, तो ये क्या आ गई थी? आधुनिक आवर्त सारणी आ गई थी। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो बातें ध्यान रखने वाली है, मोजेले का एक्सपेरिमेंट, मोजेले ने क्या एक्सपेरिमेंट किया? जो अलग अलग धातुएं लिए, धातुओं की सतह के ऊपर इलेक्ट्रॉन की बौछार करवाई, एक्सरेज मिली, उनकी आवर्ती और परमाणु क्रमांक के मध्य कर्व बनाया, वक्र बनाया, देखा एक सीधी रेखा आ रही है, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु भार नहीं, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है। अभी तक हम परमाणु भार की बात कर रहे थे, और उन्होंने देखा अब आवर्ती फलन का क्या मतलब हो गया कि जब तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पे, परमाणु के क्रमांक के आधार पे
व्यवस्थित किया गया तो देखा गया कि जिन तत्वों के गुण समान थे वो एक नियमित अंतराल के बाद क्या हो रहे थे, बार बार रिपीट हो रहे थे। ठीक है, तो ये क्या हो गई, आपकी आधुनिक आवर्त सारणी हो गई। अब हम आवर्त सारणी का दीर्घ रूप पढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों अब स्टार्ट करने वाले हैं हम आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। जो हमने पहली क्लास के अंदर, फर्स्ट क्लास के अंदर जो आवर्त सारणी देखी थी, जो उसका दीर्घ रूप देखा था, उसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। अब हम उसको डिटेल के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है यहाँ पे, जो साइंटिस्ट बोरबरी की आती है। जो बोरबरी है, जो आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप है, वो बोरबरी की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की संकल्पना तथा परमाणु क्रमांक के ऊपर आधारित है। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जो संकल्पना करी थी वो किसने करी थी, बोरबरी ने करी थी। तो बोरबरी की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की संकल्पना के ऊपर और परमाणु क्रमांक के ऊपर आधारित है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की संकल्पना पे कैसे आधारित है वो हम अभी देखते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो इसको प्रतिपादित किया था वो रैंक तथा वर्नर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बोरबरी की संकल्पना थी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना, और उसको प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया, रैंक वर्नर द्वारा किया गया। और अब हम देखते हैं IUPAC के अकॉर्डिंग, है ना, आपको पता है ना, IUPAC के अकॉर्डिंग इसके अंदर कितने 18 कितने वर्ग हैं, 18 वर्ग हैं तथा आवर्त कितने हैं, 7 आवर्त हैं। तो ग्रुप की बात करूं, मैंने बोला था ग्रुप को वर्ग बोलते हैं, तो 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। अब देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैंने बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर आधारित थी। मतलब अगर आप आज के आधुनिक आवर्त सारणी देखेंगे और आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, परमाणु संरचना के अंदर, तो आप देखेंगे जो एक वर्ग में तत्व आते हैं ना, उनके भाइतम कोश में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं। इसलिए वो समान गुण प्रदर्शित करते हैं और वो इसीलिए एक वर्ग में आते हैं। मैं जस्ट एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं आपको। जैसे मैंने ले लिया लिथियम, ले लिया सोडियम, ले लिया पोटेशियम, ले लिया। अब आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो पता होंगे। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s1 1s2 2s1। वैसे अगर मैं बात करता हूं सोडियम का, 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, वैसे ही मैं अगर पोटेशियम का बात करता हूं, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो अगर आप देखोगे कि इनके भाइतम कोश, अब भाइतम कोश तो देखना आता है ना, n सबसे पहले किसको देखते हैं, n। तो n हाईएस्ट कितना है, 2 है। तो भाइतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ भाइतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। देख लो ना, सबसे बड़ा 3 है ना, तो भाइतम कोश कौन सा है, n बराबर 3 है, तो भाइतम कोश कौन सा है, 3। तो इसके में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। वैसे ही आप पोटेशियम में भी देखेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने एक एग्जाम्पल से बताया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की संकल्पना पे क्यों आधारित थी, क्योंकि अब आप देखेंगे जितने भी तत्व एक वर्ग में आते हैं, जो भी तत्व एक वर्ग में आते हैं, उनके भाइतम कोश में इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, जब भी वो समान गुण क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब 18 वर्ग है ना, 18 वर्ग हैं, उनका मैं डिवाइडेशन आपको समझा चुका हूं, एक बार वापस से बता रहा हूं। ठीक है, कि इसके दीर्घ रूप में 18 वर्गों को कैसे बांटा गया है। तो अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूं 18 वर्ग कैसे हैं और कौन कौन से ब्लॉक के हैं, कौन सा एस ब्लॉक है, कौन सा पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। मैं 18 वर्ग को एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसके बाद हम आवर्त का विवरण पढ़ेंगे, उसके बाद वर्ग का विवरण पढ़ेंगे, तो सारी चीजें आपको इसके अंदर क्लियर हो जाएंगी अच्छे से। ठीक है, तो अब बात करते हैं 18 वर्ग की, है ना, 18 वर्ग की बात करते हैं। हाँ तो बच्चों, जो 18 वर्ग हैं, 18 ग्रुप हैं, वो कुछ इस प्रकार है। हमने जब आवर्त सारणी क्लास में बनाई थी, जो सबसे पहले स्टार्ट करी थी आवर्त सारणी, उसके अंदर भी हमने 18 जो थे वर्ग थे वो हमने देखे थे। तो हम देखते हैं कुछ इस प्रकार हैं। मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 ये 18 तक तो आप सिंपल लिख लो, 1 to 18 आप सिंपल लिख सकते हो। ए और बी किसको देना है मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। मैंने बोला था 1 और 2 हमेशा याद रखो एस ब्लॉक है, और मैंने आपको बोला था जो एस ब्लॉक है, ए किसके लिए यूज करना है, एस व पी ब्लॉक के लिए क्या यूज करना है, ए यूज करना है, बी किसके लिए यूज करना है, डी, और एफ ब्लॉक के लिए क्या यूज करना है, डी यूज करना है। तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड हमेशा याद रखो, फर्स्ट क्या थे क्षारीय धातु और सेकंड क्या थे क्षारीय मृदा धातु। तो आपको फर्स्ट में क्या है, एस है, फर्स्ट और सेकंड एस है,
तो कुछ नहीं, रोमन में फर्स्ट बनाया उसके आगे ए लिख दिया, रोमन में सेकंड बनाया उसके आगे ए लिख दिया, तो ये तो आपका एस ब्लॉक हो गया। ठीक है, खत्म करते हैं। अब पहले ए की बात कर रहे हैं तो सीधे चलते हैं पी ब्लॉक पे। आपको अब ध्यान रखना है फर्स्ट सेकंड के बाद जो ए आएगा वो कब आएगा, जब अपन बात करेंगे 13 या 13 से आगे की, 13 या 13 से आगे की। जैसे ही देखो यहाँ 13 आया तो आप एक देखिए, मैं को याद करने का तरीका बता रहा हूं। 3 को रोमन में ऐसे लिखते हैं 3 बार, 3, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को। याद करो मैंडलीव की जब आवाज सारणी पड़ी थी उसने 7 ग्रुप को ही ए और बी उपवर्गों में बांटा था, तो हमें 7 को ही ए और बी उपवर्ग में डाला है। मैंने देखो 8 को वहां पे 0, 18 आ रहा है, सॉरी 8 नहीं 18 आ रहा है, उसको 0 बोला है। और वो तो खैर मैंडलीव के टाइम डिस्कवर भी नहीं हुई थी, वो तो कब डिस्कवर हुई थी, रैमसे ने डिस्कवर करी थी जब आधुनिक आवाज सारणी बन रही थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 3 के आगे रोमन में थर्ड बनाया, 4 के आगे 4 बनाया, बट ये ए हमें कब लगाना है, 13 के बाद। कब लगाना है, 13 के बाद। तो ए लगाना कब है, या तो फर्स्ट सेकंड में या 13 के बाद, वो भी कब तक, 17 तक। ठीक है, तो 17 तक आपको पता है यहाँ पे 7 आ रहा है, 7 को मैंने रोमन में 7 बनाया और यहाँ पे आगे क्या लिख दिया, ए लिख दिया। 18 आपको याद रखना है अक्रिय कौन सा होता है, 0 ग्रुप होता है। अब बात करते हैं डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक के देखो 3 सिंपल, मैंने रोमन में 3 लिखा, 4 4 5 5 6 6 7। अब आपको ध्यान है 7 तक ए बी था, उसके बाद मैंने कहा था 8th में ए बी नहीं है। 8th के अंदर कितनी पंक्तियां थी, 3 पंक्तियां या 3 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे। 8 9 10 साथ में आएंगे, बाकी 11 में पीछे देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1, तो मैंने इसको रोमन में 1 लिखा। 12 रोमन में पीछे यहाँ पे 2 आ रहा है, तो रोमन में मैंने 2 लिखा और इनके पीछे क्या लगा दिया, बी लगा दिया। मैंने बोला था 1 2 के आगे ए लगेगा या फिर 13 उसके आगे ए लगेगा, उनके बाकी बीच में क्या लग रहा है, बी। ए और बी अभी मैं आपको इसका फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब आपको परमाणु क्रमांक दिया हुआ होगा, जब आपको परमाणु क्रमांक देके पूछा जाएगा कि ये तत्व कौन से आवर्त का है, कौन से ग्रुप का है, कौन से ब्लॉक का है, तब आपको वहां देखने में बहुत आसानी होगी। तो ये बात आप अच्छे से समझ लो। वापस रिपीट कर रहा हूं, 1 2 1A 2A है वो एस ब्लॉक है। ठीक है, उसके बाद ए कब लगाना है, 13 के आगे। अब 13 से आगे कितने तक, 17 तक लगा सकते हो, क्योंकि 17 में यहाँ पे 7 आ रहा है तो 7 ए लगा दिया। 18 तो वैसे ही 0 होता है, बाकी सारे बीच में क्या लगाने हैं, बी लगाने हैं। ठीक है, और आपको एफ ब्लॉक के बारे में ध्यान रखना है कि एफ ब्लॉक तो हमेशा कौन सा होता है, थर्ड बी या फिर थर्ड वर्ग का होता है। मैंने आपको बताया था लैंथेनॉइड एक्टेनॉइड से, क्योंकि लैंथेनियम का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक कितना था, 57। उसके बाद 58 से लेके 71 तक क्या स्टार्ट हो रहे थे, लैंथेनॉइड स्टार्ट हो रहे थे। 71 के बाद 72 से 72 से क्या स्टार्ट हो गया था, आपका हाफेनियम स्टार्ट हो गया था। तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पे थोड़ी सी सुविधा के लिए बता देता हूं, जो एफ है उसका वर्ग तो हमेशा कौन सा होता है, थर्ड भी होता है। और परमाणु क्रमांक कितना, 58 to 71 अगर आ रहा है तो वो कौन सा है, एफ ब्लॉक का है भाई। कौन सा है, एफ ब्लॉक का तत्व है, मैंने आपको बता ही दिया था। वर्ग कौन सा होगा, इसका तीसरा वर्ग होगा। और अगर मैं इसकी बात करता हूं आवर्त की, तो इसका आवर्त कौन सा था, छठा आवर्त था, क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रहा था, लैंथेनम से स्टार्ट हो रहा था। वैसे ही अगर 90 से 103 के बीच में आ रहा था तो कौन सा तत्व होगा, वही अगेन कौन सा, एफ ब्लॉक का तत्व होगा। और 90 से पहले क्या आ रहा था, 89 क्या था, एक्टेनियम था। वो कौन से आवर्त में था, 7वें आवर्त में। तो भाई इनका आवर्त क्या हो जाएगा, फिक्स। तो एफ ब्लॉक में तो ज्यादा बड़ी दिक्कत है ही नहीं, वर्ग तो हमेशा थर्ड भी ही रहेगा और आवर्त 2 ही है, छठा और 7वां। अगर 58 से लेके 71 के बीच में आ रहा है तो छठा आवर्त, 90 से लेके 103 के बीच में आ रहा है तो कौन सा आवर्त हो जाएगा, 7वां आवर्त हो जाएगा। बाकी हम अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं।